क्या ईरान की जंग ने किम को डरा दिया है या फिर उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया है? 2003 याद कीजिए, इराक वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग टू 50 दिन के लिए गायब हो गया था, यानी असल में बंकर में छुप गया था। लेकिन आज उसका सक्सेसर किम जोंग उन बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है। ना वो गायब होता है, ना पैनिक दिखाता है, बल्कि ओपनली अपनी पावर प्रोजेक्ट करता है। और कई तस्वीर में तो देखा जाता है कि वो न्यूक्लियर वेपन का बटन हाथ में उठाए फिरता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक नया कॉन्फिडेंस है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो न्यूक्लियर वेपन से आता है। और सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं, किम के पास एक और शील्ड भी नजर आती है, और वो शील्ड चाइना की सूरत में है। अगर मैप पे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना से मिलता है, और चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया एक बफर स्टेट है। यानी अगर नॉर्थ कोरिया गिरता है तो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज चाइना की तरफ जाएंगे। इसीलिए 1961 का डिफेंस ट्रीटी कहता है अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला हुआ तो चाइना उसका डिफेंस करेगा। इस रिश्ते को लोग कहते हैं लिप्स एंड टीथ, यानी अगर होंठ टूटे तो दांत भी महफूज नहीं रहते। यूक्रेन वॉर ने एक और ट्विस्ट ऐड किया। नॉर्थ कोरिया रशिया के और करीब हो गया, और रशिया उसे इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो किम अमेरिका के साथ दूरियां भी रखता है और दरवाजा बंद भी नहीं करता। कभी ट्रंप की तारीफ, कभी निगोशिएशंस का सिग्नल। यानी किम एक ही वक्त में थ्रेट भी है और निगोशिएटर भी। और सबसे डेंजरस बात, नॉर्थ कोरिया सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल टाइम थ्रेट है। साउथ कोरिया और जापान डायरेक्ट स्ट्राइक जोन में है। सोल सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। जापान पर रेगुलर मिसाइल्स टेस्ट होते रहते हैं, और वहां 80,000 अमेरिकन ट्रूप्स भी मौजूद हैं। यानी अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये सिर्फ रीजनल नहीं, ये ग्लोबल वॉर बन सकता है। तो ईरान की जंग से किम ने क्या सीखा? शायद ये कि जिसके पास न्यूक्लियर है उस पर हमला करना आसान नहीं, और ये बिल्कुल रियलिटी है। और शायद इसीलिए आज किम जोंग उन अपने फैसले पर पहले से ज्यादा मुतमईन नजर आता है। दुनिया ईरान की जंग देख रही है, लेकिन किम अपना फ्यूचर सिक्योर होता हुआ देख रहा है। ईरान और नॉर्थ कोरिया का रिश्ता कोई नया नहीं। 1979 के बाद से दोनों मुल्कों ने एक एंटी अमेरिकन अलायंस जैसा फ्रंट बनाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉपरेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। यहाँ तक कि कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान नॉर्थ कोरियन वेपन्स का सबसे बड़ा बायर रहा है। इसलिए जब ईरान पर हमला हुआ, नॉर्थ कोरिया ने फौरन इसे बिला जवाज एग्रेशन कहकर कंडेम किया। लेकिन असली कहानी कंडेमनेशन नहीं, असली कहानी वो है जो किम जोंग उन के जहन में चल रही है। दोनों मुल्क यानी नॉर्थ कोरिया और ईरान अमेरिका के टारगेट रहे हैं। दोनों पर सैंक्शंस लगी, दोनों ने अपनी मिलिट्री बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक बेसिक फर्क है जो गेम चेंज करता है। और वो फर्क क्या है? नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ईरान के पास नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने 2006 से लेकर 2017 तक मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट किए। आज एस्टिमेट्स के मुताबिक उसके पास 50 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और मजीद बनाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी तरफ ईरान, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस्ड ज़रूर है, मगर कोई क्लियर प्रूफ नहीं कि उसने फुली वेपनाइज्ड न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। और यहाँ से किम जोंग उन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालता है। ईरान के लीडर अली खामनाई की शहादत और ईरान पर डायरेक्ट अटैक्स, ये सब देखकर नॉर्थ कोरिया के अंदर एक सोच मजबूत होती है। यानी अगर ईरान के पास न्यूक्लियर डेटरेंस होता तो क्या उस पर इतनी आसानी से हमला होता? कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि किम के लिए ये मोमेंट एक कंफर्मेशन है कि न्यूक्लियर वेपन्स ने उसे बचाया है। यानी जो दर्द नॉर्थ कोरिया ने सैंक्शंस और आइसोलेशंस में बर्दाश्त किया, आज किम के नज़दीक वो सबसे जस्टिफाइड लगता है।
और इस डिस्कशन के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर हर मुल्क ये सोचना शुरू कर दे तो क्या दुनिया न्यूक्लियर वेपन के बिना महफूज रह सकती है, या फिर ये सिर्फ एक नई ज्यादा खतरनाक रेस की शुरुआत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।